ई-कैट एम-डी-कैट में आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशंस को। सो दैट बहुत आसान टॉपिक है ये, तो इसके एमसीक्यूज भी बड़े इजी होते हैं। एम-डी-कैट में आता है लास्ट में पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड मार्क्स विच आर यूज्ड टू क्लैरिफाई मीनिंग इन टेक्स्ट बाय सेपरेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स इनटू क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस। तो बस सिंपल हम यही कह सकते हैं, यहाँ तक भी हम डेफिनेशन कर ले तो काफ़ी है। पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल एंड मार्क्स विच आर यूज्ड टू क्लैरिफाई मीनिंग इन टेक्स्ट। कुछ हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ मार्क्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में मीनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्ड्स तो मीनिंग प्रोवाइड करते ही हैं कोई ना कोई, लेकिन वर्ड्स के साथ कुछ मार्क्स, कुछ सिंबल्स हमारे पास होते हैं जो कुछ प्रॉपर मीनिंग दे रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे, उन्हीं को पंक्चुएशन कहा जाता है। ठीक है, अब पंक्चुएशन में पंक्चुएशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक जुमले उर्दू में, जैसे लिख देता हूँ कि उठो मत बैठो, ठीक है। अब इसके दो मीनिंग्स यहाँ पे निकल सकते हैं ना भाई। अब अगर मैं कॉमा यहाँ पर लगा दूँ तो बोलेगा उठो मत बैठो, मतलब उठ जाओ बैठो नहीं, ये है ना उसका मतलब है। अगर ये कॉमा अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो उसका मतलब उठो मत बैठो। तो देखो कॉमा चेंज करने से दो सेंस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स के जो है ना वो इम्पोर्टेंस है उन्हें। और मैं यहाँ पर लिखी है, जैसे ये देखो, लेट्स ईट माई फ्रेंड, लेट्स ईट माई फ्रेंड, तो फ़र्क है दोनों में। आओ मेरे दोस्त को खाते हैं, इसका मतलब ये है लेट्स ईट माई फ्रेंड, आओ खाते हैं मेरे दोस्त को, इसका यही मतलब हुआ ना, लेट्स ईट माई फ्रेंड, आओ अपने दोस्त को खाते हैं। और ये लेट्स ईट माई फ्रेंड, आओ मेरे दोस्त को खाते हैं, फ़र्क हो रहा है ना। ये कॉमा नहीं है, इसमें कॉमा है, यहाँ पर कॉमा नहीं है, तो चेंजिंग हो सकती है। इस तरह कॉल्ड अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग। देखो एक ही जुमला है, सेम सेंटेंसेज है, बट यहाँ पर जो है ना पंक्चुएशन के मार्क्स इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत अपने मर्द के बिना कुछ भी नहीं। यहाँ पर मर्द की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है इसके अंदर, बड़ा मैस्कुलिन टाइप का सेंटेंस ही हमारे पास है। ऐसे ही है ना कि इसमें दिखाया गया द इंपॉर्टेंस ऑफ अ मैन, ऐसे ही है। नीचे इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन बताई गई है, मतलब ये बड़ा फेमिनिस्ट टाइप का सेंटेंस। अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग, एक औरत उसके बिना मर्द कुछ नहीं। तो एक ही जुमले में अलग अलग तरह से हम बात कर रहे हैं, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स को चेंज कर रहे हैं और ये हमारे एक नया सेंटेंस तैयार हो जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो ये इंपॉर्टेंस होती है, मतलब ये मुझसे कहते हैं ना बिला वजह में कॉमा कहीं भी लगा दे रहे हैं, तो कॉमा लगाने के बेनिफिट्स हैं, या कोई भी पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, वरना मीनिंग अनक्लियर होती है उसकी वजह से। ठीक है, और उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद एंड में एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। क्लियर है भाई? सबसे पहले चीज़ हम यहाँ देखेंगे कैपिटलाइजेशन। तेज़ी में बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो आप रोक के पूछ लेना, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टर चला लेता हूँ तो स्पीड एकदम 120 की स्पीड से भागते हैं, ठीक है, तो बहुत तेज़ी में निकलता है। अब देखो ना, वरना लिखते हुए ना स्लो स्लो हो जाता है, अब ये क्या बहुत तेज़ी में निकलेगा। कैपिटलाइजेशन कि कब हम लेटर्स को कैपिटल करते हैं, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स कब कैपिटल किए जाते हैं किसी वर्ड के, दैट इज़ द रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो अलग अलग रूल्स मैं आपको दिखाऊंगा। रूल नंबर 1, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इट ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ईजी, सब जानते हैं। द क्लास हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स लेसन, दी का टी कैपिटल है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एच कैपिटल है। स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट किसी भी सेंटेंस का हमेशा कैपिटल रहता है। पता था सबको ये बात, कोई नई चीज़ तो नहीं है, 1 क्लास से सुनते हुए आ रहे। सेकंड, सब्जेक्टिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब आई जब भी हम लिखते हैं ना, कभी सेंटेंस के शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए, एंड में आ जाए, कैपिटल ही होगा। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई लेसन व्हेन माई फादर कॉल्ड मी, आई कैपिटल, वो तो चलो शुरू में था, उसको तो वैसे ही कैपिटल होना था। नीचे देखो, यू एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, तुम और मैं बेहतरीन दोस्त हैं। अब देखो आई कैपिटल हो रहा है, अगर आई हाई स्मॉल कर देंगे तो दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। आई मैं के लिए जब आई कहना होगा, ऐसा नहीं हर जगह पे आई, जब मैं के लिए आई कहना होगा तो सूरत में हमेशा क्या होगा बच्चों, वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए चाहे बीच में आ जाए। ये भी पता होगी आपको, मतलब छोटे में गलती करते होंगे 1-2 क्लास में, उसके बाद सेट हो गई होगी, ठीक है। सेकेंड ईयर तक तो बिल्कुल ही एक कन्फर्म है, बट रूल्स मुझे सारे बताने हैं तो मैं आसान मुश्किल सारे रूल्स मिलाते हुए चलूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट्स, कुछ भी जो प्रॉपर हो, स्पेशल हो ना, स्पेसिफिक हो। जैसे द प्रिंसिपल अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज टू यासीन इन ऐसे राइटिंग, यासीन का वाई कैपिटल नाम है। आप सबके जो नेम्स होते हैं वो कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, कभी भी स्मॉल से तो नहीं लिखते ना अपना नाम। द स्टूडेंट्स विजिटेड लाहौर जू एट अ स्टडी टूर, एज अ स्टडी टूर। तो लाहौर जू, लाहौर का एल भी कैपिटल है, जू का जेड भी कैपिटल है, तो दैट्स वाई ये प्रॉपर नाउन है तो दोनों कैपिटल कर दिया। ही अबाउट अ मर्सिडीज आफ्टर ही बिकेम अ कंसल्टेंट, मर्सिडीज कैम कैपिटल, दैट्स द नेम ऑफ अ कार, अ प्रॉपर नाउन। हिज फादर विल रिटर्न फ्रॉम दुबई एट ईद,
अब ईद का ही कैपिटल है, चूँकि एक प्रॉपर फेस्टिवल है ये, मुहर्रम का एम कैपिटल होगा, उस तरह से इवेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। एक्सेप्शन हो सकती है, बट एक्सेप्शन बहुत रेयर है, मतलब बहुत रेयर है। जैसे एक आईफोन होता है ना, एक्सेप्शन। आईफोन का आई हमेशा स्मॉल होता है, जबकि ये प्रॉपर नाउन है। आईफोन के आईपैड, आई मैक, आईपॉड, आई वॉच, इन सब का आई स्मॉल होता है। सर जो रिलेशंस में आते हैं उसके अंदर ऑफ कैपिटल होता है, जैसे द किंग ऑफ। नहीं, फिर प्रेपोजिशन को स्मॉल कर देते हैं। यस, प्रेपोजिशन में हम स्मॉल कर देते हैं, वो इनका आई स्मॉल कर देते हैं। वो तभी आगे आएगा ना, मैं आपको बताऊंगा। आईफोन, ठीक है, आईफोन का आई हमेशा स्मॉल होता है, कभी आपने देखा होगा कि ना, ठीक है। आईफोन का आई स्मॉल होता है हमेशा। तो वो स्टीव जॉब्स की मर्जी थी, उसकी कंपनी थी, उसकी मर्जी, उसने जो किया तो अलग दिखे ताकि, तो इनोवेशन, तो वो आई उसने छोटा कर दिया उसको। अदरवाइज वरना हमेशा सैमसंग का एस बड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं, हर मोबाइल कंपनी के साथ ऐसा है, ठीक है। और इस तरह से कुछ नेम्स हो सकते हैं, लाइक जो डच नेम्स होते हैं तो वो स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल से जैसे वेंडर वॉल लिख रहे हैं तो वेंडर वॉल, वेंडर छोटा लिखा गया तो वेंडर वॉल, डब्लू बड़ा हो जाता है, कभी वेंडर वॉल फोर्सेस, है ना, वेंडर वॉल्स इक्वेशन, तो वेंडर छोटा, वी छोटा, डी छोटा लिखा होता है, नाम है ये। अच्छा, वेंडर डुसेन एक प्लेयर था ना ये साउथ अफ्रीका का, अगर आप क्रिकेट देखते हो कोई तो वेंडर, वी वेंडर छोटा लिखा होता है, डुसेन बड़ा लिखा होता है, या डर डुसेन, डी छोटा होता था। इस तरह डू प्लेसी में डू प्लेसेस, डू छोटा होता था, अब प्लेसेस ऐसा देखा कभी टी शर्ट में, ऐसे डू छोटा लिखा होता था, एफ डू प्लेसेस। इसी तरह से क्विंटन डी कॉक, क्विंटन डी कॉक, वो ये भी जानते हैं कि ये भी, इसका भी डी छोटा लिखा होता है, ए बी डिविलियर्स। मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये जो डच नेम्स होते हैं तो वो डी छोटा करते हैं, तो ये एक्सेप्शंस है, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है उनको। मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में हमेशा ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा नहीं होता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कभी आपके, सर ये क्या है, ए बी डिविलियर के नाम में डी छोटा क्यों लिखा हुआ है, ये तो नाम ही है ना इसका। क्विंटन डी कॉक के नाम में डी छोटा क्यों लिखा हुआ है, तो वो स्मॉल लिखते हैं उसको, ऑफ के मायने में आता है वहाँ पर, ठीक है। तो वरना जो पेपर में आएगा हमारे, तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल ही होगा भाई। किसी शख्स का नाम कोई है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, स्मॉल से नहीं होगा। जैसे हम पाकिस्तानियों के नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, कोई भी नाम स्मॉल से नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मसला तीनों रूल समझ में आ गए, ईजी, ये तो बेसिक रूल्स हैं, आगे कॉम्प्लेक्स रूल आएंगे तो उसको देखेंगे। कंपाउंड प्रॉपर नाउन हो सकता है। कंपाउंड प्रॉपर नाउन वही कि मतलब जैसे इस इंसान का नाम, जैसे मेरा नाम नसीम जुल्फ़िकार है, तो एन भी कैपिटल होगा, जेड भी कैपिटल होगा। जैसे लाहौर जू में एल भी कैपिटल किया था, जेड भी कैपिटल। तो अगर कोई कंपाउंड प्रॉपर नाउन हो, मतलब 3 4 5 वर्ड से मिलकर बनो, तो सबके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट कैपिटल आएंगे। जैसे आलिया हैज़ गॉट एडमिशन इन द किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, TKEMC सब कैपिटल हो गया, क्योंकि द किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एक हमारे पास कंप्लीट एक कंपाउंड, एक नाउन, प्रॉपर नाउन है। इमरान खान रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एट दैट टाइम जब इमरान खान कर रहे थे उस वक्त मैंने स्पीच बनाया, स्लाइड बनाई थी, अब अनफॉर्चुनेटली अब तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इमरान खान रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द UNO, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, TUNO सब कैपिटल आ रहे हैं इसके, ठीक है, एट दैट टाइम। तो एक बड़ी एक UNGC बड़ी मशहूर थी ना, जनरल असेंबली में जो उन्होंने जो UNGA में जो खिताब किया था, वो बड़ा फेमस था और बड़ा मशहूर हुआ था उसमें, बिकॉज उस बंदे के अंदर मतलब एक कैरिस्मा था, कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी इमरान खान की, कि वो कुछ थी, कुछ रिस्पेक्ट लोग करते थे उनकी। US वाले बहुत ज़्यादा करते थे, US जब वो गए थे तो इतना तो किसी प्राइम मिनिस्टर को, लियाकत अली खान को दिया गया था किसी ज़माने में, उसके बाद तो किसी को नहीं दिया गया इतना रेस्पेक्ट। जो करना अच्छा चाह रहे थे, लेकिन एक वही बात है, बैगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स, तो बस नहीं कर पाए। तो उससे ऐसी बात हम नहीं करते क्लासरूम में। तो आगे बढ़ते हैं, तो द यूनाइटेड नेशंस, तो TUNO सब कैपिटल, तो कंपाउंड समझ में आ रही है ना बात। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स जो है वो भी हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं, लेकिन एब्रीविएशंस वगैरह जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। यूनिसेफ इज़ एन एजेंसी ऑफ UNO, तो यूनिसेफ UNO, यूनिसेफ एक्रोनिम है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हारिस हैज़ प्लान टू स्टडी इन द UK यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो सब कैपिटल होता है, ईजी। नेक्स्ट टाइटल्स या नेम्स, टाइटल प्लस मतलब नेम के साथ जो टाइटल लगे होते हैं वो भी हमेशा कैपिटल। मिस्टर अली इज स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर हिज टर्न टू कंसल्ट डॉक्टर महसिन, ठीक है। अब देखो डॉक्टर का डी कैपिटल हो गया, अब वो बीच में भी आएगा डॉक्टर का डी कैपिटल होगा, जो कि टाइटल है ये, इस सही है।
मिस्टर ताहिरा या सॉरी मिस ताहिरा इज़ टीचिंग बायोलॉजी एट दिस कॉलेज, तो मिस MS, ठीक है। तो जब भी मिस्टर, मिस, डॉक्टर, इंजीनियर का ये सब कैपिटल हो जाते हैं कि बीच में भी आ जाए तो मसला मतलब इंजीनियर नसीम अगर मैं लिखूँगा माय नेम इज़ इंजीनियर नसीम तो ई में कैपिटल कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। कोई मसला क्लियर है, इजी, कोई भी रूल में कोई भी मसला तो नहीं है, ठीक है, इजी समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, चूँकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइमरी में पढ़ के आ चुके हैं, अब उसको सिर्फ देख रहे हैं। नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट हो गए, जैसे संडे हो गया हमारा, इस तरह से अगस्त हो गया, तो मतलब डेज और मंथ्स के नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जून, जुलाई, अगस्त, व्हाटएवर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फुल स्टॉप। तो कैपिटलाइजेशन के 7 रूल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पहली चीज़ एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में, ईजी, मैं मीनिंग में नहीं पढ़ रहा, रीडिंग आप कोई भी सेंटेंस में एंड में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, एट द एंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टाइटल्स, वही टाइटल के शॉर्ट फॉर्म में, डॉक्टर के DR के बाद डॉट, मिस्टर के बाद डॉट, MS के बाद डॉट, इंजीनियर में ENGR के बाद डॉट, बताइए सबको ये बात। एब्रीविएशंस के एंड में, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म ETC जब लिखते हैं तो डॉट, EG डॉट, दैट इज़ माई I.E डॉट, इस तरह से पता है ये बात सबको। एब्रीविएशंस के शॉर्ट में डॉट इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, पीरियड साइन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन ईमेल एड्रेसेस एंड वेबसाइट, www डॉट करके, है ना, या कोई भी ईमेल एड्रेस हो तो उसके साथ, ईजी, तो मसला क्लियर है। कोई मुश्किल रूल अभी आएंगे कॉमा वगैरह में ना, आगे जब जाएंगे तो ये तो फुल स्टॉप भी ईजी है। इट इज़ यूज टू सेपरेट होल नंबर्स फ्रॉम पार्ट्स, मतलब ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार इस्तेमाल किया है, 3.14 पाई की वैल्यू को, मतलब बस के 5 रूल होते हैं फुल स्टॉप के, कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क भी पता ही है, एग्जाम्पल भी नहीं डालना मैं, क्वेश्चंस के एंड में लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, इनमें बच्चे फंसते हैं, ये सब तो आ ही जाते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उल्टा आई, है ना भाई। ये कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो वो सेंटेंसेस जो कोई फीलिंग इमोशन शो कर रहे हो, मतलब इनके हमारे पास दो ही शायद मैंने डाले हैं, 2 ही हमने इसमें देखे। एक ऐसे सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास कहलाते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से पहले इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जज्बातिया जुमलों को कहते हैं जिसमें जज्बात का इजहार होता है, जैसे कि वाटर हाउस से स्टार्ट होने वाले जुमले, जैसे व्हाट अ ग्रैंड सेरेमनी इट वॉज, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। इसी तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ज्वेलरी इट इज़, इसमें आ गया एंड में। इस तरह हाउ मेलोडियसली ही सिंग्स, कितने ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से वो गाती है, सुर के साथ वो गाती है। तो हाउ फुलिश यू आर, हाउ बिग दिस हाउस इज़, हाउ ग्रेट यू आर, हाउ क्लेवर दिस वुमेन इज, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वाटर हाउस से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है बेटा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। इसी तरह से ऑपरेटिव सेंटेंसेस में भी आता है ना। ऑपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, व्हाट आर ऑपरेटिव सेंटेंसेस, दे टेल यू अबाउट एनी विश, की ख्वाहिश का बयान जिक्र करते हैं, या कोई दुआ या फिर बद्दुआ का जिक्र करते हैं ना बेटा, तो उनके एंड में भी तो आता है। अगर आप याद करो विश में जैसे वुड दैट से स्टार्ट होता है ना, विश वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है इसके एंड में। इसी तरह से मे यू लिव लॉन्ग, तो लंबी उम्र पाओ, तो ये दुआ जो होती है इसके एंड में भी तो आता है, गॉड ब्लेस यू, इसमें भी आता है। ईजी। तो सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही नहीं बल्कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को। उसमें हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, लाइक विश, प्रेकर्स। क्लियर है भाई, बात समझ आ रही है। विश वुड दैट से स्टार्ट होती है, प्रे दुआ बदुआ जो है वो हमारे पास मे से स्टार्ट होती है। अच्छा, वुड दैट के बाद आई वर क्यों लगा, वॉज होना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा ओके, मैं एक तालिब इल्म था, क्या होगा, आई वॉज अ स्टूडेंट का आई वर अ स्टूडेंट। मैं तुम्हारा टीचर था, क्या हो गया उसका, आई वर योर टीचर। पक्की बात है, आई वॉज, यहाँ आई वर क्यों लगा हुआ है।
कोई बता सकता है? सर क्योंकि ये है नहीं ना, हम विश कर रहे हैं कि होता। यस, इमेजिनरी सिचुएशन है। देखो भाई, मूड्स होते हैं ना, वर्ब हमारे पास होता है ना, जो वर्ब लिखते हैं, वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं, उसके कुछ मूड्स होते हैं। अगर आपने कभी ग्रामर की बुक पढ़ी है, रैन एंड मार्टिन पढ़ी है, ठीक है, तो अब उसके अंदर क्या होता है, मूड ऑफ वर्ब का एक टॉपिक होता है। वर्ब के बहुत सारे मूड्स होते हैं ना, मूड्स ऑफ वर्ब। उनमें से एक मूड हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड ऑफ वर्ब। सबजंक्टिव मूड में क्या होता है कि हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये सब्जेक्टिव मूड कब इस्तेमाल किया जाता है बेटा? जब इमेजिनरी सिचुएशन की बात की जाती है। जब इमेजिनेशन में जब बात की जाएगी तो इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है कि वी हैव टू यूज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट सिंगुलर। दैट्स वाई जब हम वुड दैट आई वर रिच, काश में अमीर होता, तो ये क्या बेटा, ये हमारे पास इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, तखय्युल तसव्वुर की बात कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, आई के बाद वॉस की बजाय वर इस्तेमाल करेंगे। वर इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉस सिंगुलर के लिए लगता है, ही वॉस, शी वॉस, आई वॉस, तो इसमें हमेशा हम प्लूरल यूज़ करते हैं, दैट्स वाई। तो ये सब्जेक्टिव मूड कहलाता है। अगर हम इसको, जैसे आपने भी सही बात की, इमेजिनेशन की बात करें, जो चीज़ है नहीं, अगर हम इन डिटेल बात करें, ठीक है। तो ये एडवांस ग्रामर की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, कि आई वर ही होता है हमेशा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। कभी भी वुड दैट आई वॉज रिच नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, अगर ये सेंटेंस पढ़ा है आपने तो भाई इन सब के एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहे हैं। कहने का मकसद तो यही था, पढ़ाने की चीज़ ये थी। इसके अलावा इंटरजेक्शन के एंड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंटरजेक्शन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है ये। तो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच यही होती है। इमोशन शोइंग वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन, हुर्रा, याहू, वाओ, अलास, ओहो, ये सारे इन सब के एंड में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये वर्ड हुर्रा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वी हैव वॉन द मैच, याहू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई विल गो टू अमेरिका, होता है ना ऐसा। जब भी इमोशन शोइंग वर्ड लिखे जाते हैं जिनके बरहकीकत कोई मायने नहीं होते हैं, डिक्शनरी में हुर्रा, याहू, वाओ के मायने नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बस ये होते हैं वर्ड्स जो इमोशंस में इंसान कहता है, खुशी, गमी, हैरत में, तो फिर उसको फिर हम लोग उसमें इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। दोनों रूल समझ में आ गए? इसमें इंटरजेक्शन के बाद इस्तेमाल हो रहा है, उसमें एट द एंड ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑपरेटिव सेंटेंस में, और इंटरजेक्शन के बाद। एनी प्रॉब्लम? उल्टा आई कहाँ लगाते हैं ये मैंने बता दिया, दो जगह पर लगाते हैं। बाकी मैथ्स में भी लगाते हैं फैक्टोरियल में। अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ना, फैक्टोरियल लिखना होता है ना, जैसे कि 3 फैक्टोरियल, उसको याद नहीं करना, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, तो 3 × 2 × 1 कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना फैक्टोरियल, जिसको हम कहते हैं। बट ये इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं है कोई खास, ठीक है। मैथमेटिक्स पर सिंबल के अलग मीनिंग भी चलते हैं। कोई मसला? आगे बढ़े? ओके। अब ज़ाहिर सी बात है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप कर रहे होंगे ना, तो उसमें इसके अलग सिंबल आएंगे। जब कंप्यूटर साइंस से पढ़ेंगे, जब कोडिंग करेंगे, आप में से किसी को आती है पाइथन में या जावा में या सी लैंग्वेज में, तो आप वो भी इस्तेमाल करोगे वहाँ पर, लेकिन उसके अलग मायने आ रहे होंगे। कोड एंड करने के लिए, कोड ख़त्म करने के लिए, तो हर सब्जेक्ट के अंदर पंक्चुएशन मार्क की मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। कंप्यूटर साइंस में तो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो तो लगता है कि वो कीड़े मकोड़े बने हुए सारे, मतलब जो करते हैं वो उनको पता लगता है क्या है, हमें तो लगता है कि प्रिंट एफ और ये सब चीज़ें लिखी होती है उसके अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें इंग्लिश के मीनिंग को देखना है कि इंग्लिश में इनके क्या मीनिंग्स आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं, अब ये थोड़ा मुश्किल है, कॉमा। कॉमा के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलती कॉमा में ही होती है कि कॉमा कहाँ यूज़ करना होता है। और यही आता है एंटी टेस्ट में, कॉमा ज़्यादातर पूछते हैं, कॉमा की गलतियाँ देते हैं एमकैट में। तो कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अलाइक एंटिटीज, पहला यूज़ है। वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, मीन्स एक जैसे वर्ड्स को अलग करने के लिए कॉमा को इस्तेमाल किया जाता है। अगर लिस्ट आ जाए एक जैसे वर्ड्स की तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करेंगे बेटा। जैसे कि अब वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की कोई भी सीरीज चल सकती है। जैसे कि अली, अहमद एंड असलम आर वर्किंग टुगेदर, तो अली अहमद के बीच में कॉमा लग गया, ये पता था, ये सबसे बेसिक रूल है जो हम जानते हैं कॉमा का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ ना बेटा, होता क्या है, अमेरिकन, ये तो मैंने ये जो लिखा ना बेटा यूके में लिखा, दिस इज़ ब्रिटिश डायलेक्ट के अंदर तो ये चलता है। अमेरिकन पता है कि काम पता है क्या करते हैं, अमेरिकन क्या करते हैं, यहाँ पर ना इस अहमद से पहले भी कॉमा लगा देते हैं, मतलब एंड से पहले वाला जो वर्ड होता है ना उसमें भी कॉमा लगा देते हैं यूएस इंग्लिश में। और जो ब्रिटिश होता है वो एंड से पहले वाले वर्ड में कॉमा नहीं लगाते हैं। तो हम लोग असल में ब्रिटिश ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं ना, यूएस कम करते हैं। वरना अमेरिकन यूएस इंग्लिश में आप देखोगे तो एंड से पहले भी हमारे पास जो है ना वो कॉमा लगा हुआ होता है, तो हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो चूँकि हम यूके इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं इस वक्त।
नेक्स्ट है बिलाल इज एन इंटेलिजेंट शार्प एंड एक्टिव स्टूडेंट। अब देखो ये तो बेटा नाउन की रिपीटिशन आई थी ना, Yes, sir. अभी एडजेक्टिव्स की रिपीटिशन आ रही है, इंटेलिजेंट शार्प एंड एक्टिव, तो देखो कॉमा लग गया यहाँ पर भी। आई लाइक, अब देखो वर्ब, आई लाइक टू ईट स्लीप एंड रिपीट, कहते ना ईट स्लीप रिपीट, देखा होता है ना अक्सर स्लोगन में लोगों के। तो आई लाइक टू ईट स्लीप एंड रिपीट, मुझे खाना पसंद है, सोना पसंद है, उसी को दोहराना पसंद है, बार 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 बार, अक्सर पाकिस्तानी आवाम की ये ख्वाहिश होती है, ईट स्लीप रिपीट। तो आई लाइक टू ईट कॉमा स्लीप एंड रिपीट, ठीक है। तो अब कॉमन लग गया, चूँकि वर्ब्स की इसमें जो है ना वो हम लिस्टिक चला रहे हैं। अब देखो ये एडवर्ब होगा, माई ब्रदर स्पीक फ्लुएंटली एफिशिएंटली एंड क्लियरली, ये एडवर्ब्स चलने सारी, एडवर्ब ऑफ मैनर्स चल रहे हैं, तो कॉमा आ रहा है, क्लियर है। तो जब सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आते हैं तो उनको सेपरेट करने के कॉलम यूज़ करते हैं। ये सबसे ईजी इस्तेमाल है जो आपको आता है कॉमा का, ठीक है। सिर्फ नाउन्स के लिए नहीं होता ये वर्ब्स के लिए हो सकता है, ये एडजेक्टिव्स के लिए हो सकता है, एडवर्ब्स के लिए हो सकता है। तो मसला काफ़ी देर से सोए थे आज आप शायद, मेडिसिन लिए, यू आर नॉट इल, यू आर नॉट फाइन, मेडिसिन कब लिए, मॉर्निंग, पैनाडॉल, एंटीबायोटिक्स, ओके ओके, फिर भी आप आ गए, दैट्स गुड, क्लास लेने। तो आप व्यूअर्स मतलब इतना ज़्यादा आप इनएक्टिव नहीं लग रहे थे, आज ज़्यादा लग रहे हो। तो मसला नहीं, अगर अभी आपको चीज़ समझ में नहीं, आप रिकॉर्डिंग्स में डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात, फर्स्ट यूज़। सेकंड यूज़ क्या है कि कॉमा इज़ यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लॉज। देखो बेटा क्लॉजेस, चलो मैं पहले इसको, इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। क्लॉज किसे कहा जाता है, व्हाट इज़ अ क्लॉज, क्लॉज किसे कहते हैं बताइए ज़रा। सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस, ओके। अगर मैं एक जुमला लिखता हूँ, आई एम इन द मार्केट, सो दिस इन द मार्केट इज अ क्लॉज, ये क्लॉज है, ऐसा ही है, नो, Word आना चाहिए, word आना चाहिए। यस, सेंटेंस एक क्लॉज, दिस इज अ फ्रेज, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक है। क्लॉज क्या है, ये भी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, लेकिन उसकी पूरी डेफिनेशन ये होगी, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। यू कैन सी कि ये हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, दोनों के पास अपने सब्जेक्ट और अपने वर्ब्स मौजूद हैं, दिस इज कॉल्ड अ क्लॉज, ठीक है। तो याद रखना है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड अ क्लॉज। बहुत अक्सर बच्चे ना फ्रेज और क्लॉज को मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ें। फ्रेज तो एक बहुत बेसिक चीज़ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक है। तो क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज हमारे पास जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, एक कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फ़र्क क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज जो हमारे पास होता है ये यस, इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा कंप्लीट मीनिंग देता है, अकेले ही अपनी पूरी कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, और जबकि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, और जब तक ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ नहीं मिलता मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या मीनिंग कंप्लीट हो रही है इसमें, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या मीनिंग कंप्लीट है, नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे, मीनिंग कंप्लीट है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, सही है। कभी भी अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाएगा ना इंडिपेंडेंट से तो कॉमा लगेगा दोनों के बीच में, हाँ इसी को उल्टा कर दो तो नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं लिखूँ ना इस तरह से, यस यू विल सक्सीड if you work hard, so now you can see that there is no use of comma, no need of comma। लिखा जा सकता है, दोनों तरीके एक और 100% करेक्ट है लिखने के, आप में से शायद कोई ऐसे ही लिखते होंगे, तो इसमें कॉमा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट को पहले लगाया, डिपेंडेंट को बाद में लगाया। लेकिन अगर डिपेंडेंट पहले आएगा तो 100% उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, दिस इज अ कॉमा यू कैन सी। इस तरह व्हेन माई फादर केम आई वॉज स्टडिंग, जब मेरे अब्बू आए तो मैं पढ़ रहा था, जब मेरे अब्बू आए डिपेंडेंट क्लॉज है, आई वॉज स्टडिंग में पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए कॉमा लगी है उसके बीच में, क्लियर है।
ये सेंटेंस क्या होगा फिर? ये तो ना इसके अंदर वर्ब है जो आपने किस कौन से सेंटेंस के अंदर? इन द मार्केट, ये कंप्लीट एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब वर्ब नहीं है इसमें। कैन यू एवर मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब? इन तो एक मिनट, आपके रेस कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक कोई वर्ब नहीं है ऐसे। हाँ मैं बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ ना आपकी क्या ग्रिप है, ठीक है। तो मतलब लाइक वर्ब नहीं है उसके अंदर। अगर मैं इनको प्रेपोजिशन दे दूँ? नहीं, मैं समझ गया आपके सवाल को, ठीक है ना। तो जो आपने सवाल किया और मैं समझ गया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो पहली बात, वर्ब के बिना दुनिया का कोई जुमला बन ही नहीं सकता। ये बात लिख ले आप आज से कि विदाउट वर्ब यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल सेंटेंस इन द वर्ल्ड। अगर कोई सेंटेंस मीनिंग दे रहा है तो वर्ब है उसके अंदर। बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बिना प्रेपोजिशन के बन सकता है, बिना आर्टिकल के, बिना एडजेक्टिव के, बिना एडवर्ब के, बिना प्रेपोजिशन, बिना कंजंक्शन के बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड हाउ कैन यू डिफाइन अ वर्ब? एक्शन पता है? नो, दैट इज अ 33% करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ब। इट कैन शो एक्शन, इट कैन शो स्टेट, इट कैन शो पोजेशन एज वेल। ना सिर्फ काम को बताएगा बल्कि हालत को भी बताएगा और मलकियत को भी बता सकता है। स्टेट वर्ब, पॉजेसिव वर्ब, एक्शन वर्ब सुना होगा आपने, ठीक है। तो इस जुमले में वर्ब है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द वर्ब, दिस इज नॉट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द वर्ब एक्चुअली, दिस इज द वर्ब, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेट वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। हेल्पिंग वर्ब उस वक्त में होता है अगर यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती। आई एम टीचिंग यू, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम स्टडिंग एट माई होम। ये तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ स्टेट वर्ब, जिसको हम लोग बी वर्ब पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। दिस इज बी वर्ब, ये स्टेट बता रही है, पूरा एक वर्ब है, अपने मायने दे रहे हैं यहाँ पर, होना बता रहे हैं यहाँ पर, सही है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, किसकी मदद कर रहे हैं आप बताओ? हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग तो मदद करने वाला, तो मदद किसकी कर रहा है ये? किसी की मदद नहीं कर रहा है, ये तो खुद वर्ब के तौर पे आया भाई। और आई एम प्लेइंग क्रिकेट में एम प्लेइंग की मदद कर रहा होता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस बना हुआ है, ऐसे ही है ना भाई। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इसमें, सही है। थोड़ा सा वर्ब के टॉपिक को आप रिपीट करो, मेरे लेक्चर है वर्ब के ऊपर, मैंने बनाया हुआ है ना कोई बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश से, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो वो देखना पड़ेगा ना। तो वर्ब का टॉपिक बस आप उसमें देखना, आपकी लैकनेस दूर हो जाएगी। क्योंकि वर्ब असल में क्या चीज़ होती है, अक्सर वर्ब एक्शन शोइंग वर्ड नहीं होता, सिर्फ एक्शन शोइंग वर्ड नहीं होता है, ऐसे 10 जगह पर फंसोगे आप इंग्लिश में अगर आपने वर्ब की डेफिनेशन याद कर ली कि वर्ब एक्शन शोइंग वर्ड है। क्योंकि कई जगहों पर वो एक्शन नहीं शो कर रहा होता। आई हैव अ मार्कर, तो उसमें वर्ब नहीं है क्या, हैव है, लेकिन अब ये हालत नहीं बता रहा, ये मलकियत बता रहा है, बिलोंगिंग बता रहा है। और आई हैव ब्रोकन अ चेयर का हैव कुछ और है, तोड़ चुका हूँ वाला वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जब आप पढ़ोगे ना बेटा, वो 1 घंटे का लेक्चर है, ज़्यादा नहीं, तो समझ में आ जाएगा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। हमारे साथ भी ये मसला होता था, तो हमें भी यूनिवर्सिटी में जब गए तो समझ में आया, अच्छा ये चीज़ ये होती है। कॉलेज लेवल तो हमें भी नहीं पता था, सही को मसला बिठा दो उसको। तो कॉमा का एक इस्तेमाल और था कि जब आप डिपेंडेंट क्लॉज को पहले इस्तेमाल करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज से, तो उस सूरत में यू ऑलवेज हैव टू यूज़ अ कॉमा। आगे बढ़े, तो ये सेकंड यूज़ था, समझ में आ गया सबको? आप बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, ओके। थर्ड है, अच्छा समटाइम्स ऐसा मैं आपको ये इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा भाई, मतलब अगर एडवर्ब्स अगर जुमले के स्टार्ट में लग जाएं, एडवर्बियल फ्रेज, देखो जैसे कि मैं एक जुमला लिखता हूँ, जैसे आई विल टीच यू टुडे, आई विल टीच यू टुडे। अब इसमें 2 क्लॉजेज हैं, आई विल टीच यू ये एक है, और एक ये फ्रेज लगा हुआ है, एडवर्ब लगा हुआ है ना, दिस इज एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज उसको हम कहते हैं। मैं तुम्हें आज पढ़ाऊँगा, अब इसी टुडे को अगर आप जुमले के शुरू में लगा दे तो लगा सकते हैं, लेकिन एडवर्बियल फ्रेजेस जब स्टार्ट में लगाएंगे तो कॉमा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, टुडे कॉमा आई विल टीच यू, ऐसे ही होता है ना भाई। ये जुमला सही है, बट टुडे अगर स्टार्ट में लगा दिया आपने एडवर्बियल फ्रेज को, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से प्रेपोजिशन भी हो सकता है, जैसे कि आई विल टीच यू इन द क्लास, मैं तुम्हें क्लास में पढ़ाऊँगा। अब देखो ये जो इन द क्लास आ रहा है ना, ये भी एक फ्रेज है ना, अभी बताया था, ये क्लॉज तो नहीं, ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं ना, जो कि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा बेसिक ग्रामर सही करोगे ना तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है,
अब इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, जैसे इन द क्लास आई विल टीच यू, तो एक शॉर्ट पॉज देता है ना कॉमा, एक शॉर्ट सा पॉज रहता है। जैसे जब आप ऐसे बोलेंगे ना आई विल टीच यू इन द क्लास, डायरेक्ट बोलना है, लेकिन ऐसे बोलेंगे इन द क्लास आई विल टीच यू, तो थोड़ा सा पॉज आएगा छोटा सा। आई विल टीच यू टुडे, डायरेक्ट बोलेंगे, बट टुडे आई विल टीच यू, तो थोड़ा शॉर्ट पॉज आता है कॉमा लगाने पर। तो ये एडवर्ब या प्रेपोजिशन का क्लॉज शुरू में आ जाए तो कॉमा लगाएंगे, उसी चीज़ को थोड़े मुश्किल इंग्लिश में लिख दिया, तो बात तो वही है, ठीक है। जैसे आफ्टर पासिंग MD-CAT ही इज स्टडिंग MBBS फ्रॉम KEMC, उसको बाद में भी लिख सकते थे। क्लियर है? आफ्टर वाला जो क्लॉज आ रहा है एडवर्ब का क्लॉज आ रहा है हमारे पास। कोई मसला? थर्ड रूल समझ में आया ये? तो ये हम ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, अब सर ये तो पिछले बार की तरह टू, नहीं ये क्लॉज थोड़ी ना है कोई, है इन द क्लास कोई क्लॉज नहीं है, इसमें सब्जेक्ट का है, ये फ्रेज है, एडवर्बल फ्रेज, प्रेपोजिशन। तो फ्रेजेस भी जब शुरू में आ जाए तो भी उस सूरत में कॉमा लगाते हैं फ्रेज के बाद। ये क्लॉजेस नहीं है, क्लॉजेस पीछे चले गए, उनके पास अपना सब्जेक्ट अपना वर्ब था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें बेटा समझोगे ना तो आगे मज़ा आएगा चीज़ों को पढ़ने में, सॉल्व करने में। सो कॉमा इज यूज बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अभी इसको भी बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। क्लॉजेस के एतबार से सेंटेंस के हम लोग जो टाइप्स निकालते हैं बेटा, तो सेंटेंस के 3 टाइप्स हम लोग निकालते हैं एज पर द क्लॉज, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। पता है सबको ये सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है बस। आई एम योर टीचर, यू आर हेयर, आई एम इन द रूम, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग टू मी, वी आर conducting the classes of MD-CAT, we are in Baldia town. These all are simple sentences. Just one independent clause is here. ठीक है। एक सेंटेंस हमारे पास बेटा क्या कहलाता है? कंपाउंड सेंटेंस। सुना होगा आपने, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? इट कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक साथ मौजूद होते हैं, जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। और ये दोनों जो जुड़े हुए होते हैं ना, 2 इंडिपेंडेंट, तो वो दोनों कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही, वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। अब ये कंजंक्शन कौन सा होता है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। और तीसरा सेंटेंस हमारे पास कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। 2 क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होता है एक। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, वो जुड़ा हुआ किसके साथ होता है? वो जुड़ा होता है एक दूसरे कंजंक्शन के साथ, जिसको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपने कभी पढ़ा इन चीज़ों के बारे में तो डिटेल शायद जानते हो। तो 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अभी हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें। अभी पिछला जो सेंटेंस किया वो कॉम्प्लेक्स था, क्यों? चूँकि उसके अंदर हम लोग डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहे थे। ऐसा ही है, याद करो रूल नंबर 2, उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आफ्टर आ रहा था, इफ आ रहा था, व्हेन आ रहा था, याद आया कुछ? ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं? अब देखो जरा, 2 मेन क्लॉज अगर हमारे पास आ जाए, ये कंपाउंड सेंटेंस एक बना हुआ है सामने आपके स्क्रीन पर। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, और ये कोऑर्डिनेटिंग, CC मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको हम फैन बॉयज कंजंक्शन भी कहते हैं। फैन बॉयज मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फैन बॉयज, तो ये एक्रोनिमिक है, याद करने का तरीका फैन बॉयज करके याद करते हैं, ठीक है। तब अब अगर 2 मेन क्लॉजेस इन कंजंक्शन से जुड़े हों तो दिस कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो उसमें क्या करते हैं हम? उस इंटरजेक्शन से पहले, उस जो है ना, जो कंजंक्शन, उससे पहले हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम स्टडिंग हार्ड बट माई ब्रदर इज़ प्लेइंग इन ग्राउंड। मैं तो मेहनत पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई जो है वो मैदान में खेल रहा है। अब देखो, बट जो है वो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम स्टडिंग हार्ड मीनिंग कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। माई ब्रदर इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, मेन क्लॉज है, मीनिंग कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों जुड़ गए बट के साथ। बट एक फैन बॉयज कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उससे पहले क्या आ गया? कॉमा आ गया। तो जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनमें पहले कॉमा आता है अगर हम एक कंपाउंड सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे कि आई एम योर टीचर, कॉमा, एंड यू आर माई स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी कॉमा आ गया। ऐसे कई जगहों पर लगा सकते हैं। कोई मसला?
समझ में आया रूल सबको? ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले इस्तेमाल करते हैं। तो घर जाके रिव्यू करोगे ना उसको तो 3 बार, तो जहन में बिल्कुल आ जाएगा। और ये बहुत आपकी इंग्लिश राइटिंग भी अच्छी हो जाती है उसके अंदर, आपको पता लगता है कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करना है, लिखना है। अक्सर बच्चों को अंदाज़ा ही नहीं होता कहाँ पे क्या लगाते हैं, पंक्चुएशन खास तौर पर कॉमा तो मर्जी से लगाते हैं, जहाँ मर्जी कॉमा लगा दो, ठीक है। कॉमा में तो मर्जी होती है ना हमारी, कुछ लगाते ही नहीं है। कॉमा बोलते कॉमा क्या फ़ायदा कॉमा लगा के, तो कॉमा लगाया जाता है भाई, रूल्स है उसके पीछे, आप देख लें। ये तो पता ही आपको, नरेशन पढ़ रहे होंगे आप लोग। नंबर 5, यस बिल्कुल, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं नरेशन के अंदर। अली सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प यू इन द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। तो यूज़ हो गया इसमें कॉमा, ये पता है सबको, इस पर तो बात नहीं करूँ मैं। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड को अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, ठीक है, नरेशन के अंदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम बना रहे होते हैं। नंबर 6 रूल, कॉमा इज यूज टू सेपरेट वोकेटिव्स, डिस्कोर्स मार्कर्स एंड इंटरजेक्शंस। मतलब कॉमा को यूज़ करते हैं वोकेटिव्स। वोकेटिव्स किसे कहते हैं? मतलब पुकारना किसी को पुकारना, किसी के पुकार कर किसी का नाम लेना। कभी कभार होता है जैसे मदर प्लीज़ कुक राइस फॉर मी, ये वोकेटिव है कि अम्मी मेरे लिए खाना पका दीजिए। तो अम्मी को आप पुकार रहे ना, तो मदर के बाद कॉमा लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं वोकेटिव, किसी को पुकारना नाम से। अली कम हेयर, तो अली कॉमा कम हेयर ऐसे लिखते हैं, मतलब अली को पुकारा जा रहा है, लेकिन अली कम हेयर लिखे तो अली यहाँ आता है, अली का मतलब ये हो गया, ऐसे ही ना भाई। इस तरह से वेल, अच्छा डिस्कोर्स मार्कर किसे कहते हैं? डिस्कोर्स मार्कर्स लाइक फिलर्स, जिसको हम कहते हैं ना फिलर्स। मतलब कभी कभार हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ना, जब व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं उसको ना फिलअप करने के लिए, ताकि गैप्स फिल हो जाए। एक्चुअली, बेसिकली कुछ लोग ज़्यादा बोल रहे होते हैं ना, एक्चुअली ज़्यादा बोल रहे होते बीच बीच में, इंग्लिश बोलते हैं ज़्यादातर, तो वो फिल कर रहे होते हैं उसको। इंग्लिश में खास तौर पर ऐसा होता है, उर्दू में भी है तकिया कलाम जिसको हम लोग बोलते हैं कि फलां का तकिया कलाम है, ये एक ही वर्ड बार बार बोलते रहता है। तो ये डिस्कोर्स मार्कर्स कहा जाता है, इनका असल जो वर्ड है, दे आर डिस्कोर्स मार्कर्स, फिलर्स इनको हम कहते हैं। तो अक्सर किया जैसे कि वेल व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू अबाउट इट, तो वेल जो हम बोलते हैं वेल, तो ये वेल के मतलब कुछ नहीं होता है, ये बस फिल करने के लिए होता है। वेल वी विल गो, बस वी विल गो भी बोल सकते हैं, वेल बोलने की जरूरत नहीं थी। ये डिस्कोर्स मार्कर है, तो उसके बाद भी कॉमा, जैसे वाओ दैट साउंड रियली एक्साइटिंग, ये इंटरजेक्शन उसके बाद भी लगा सकते हैं। वैसे इंटरजेक्शन के बाद अक्सर हम लोग साइनब एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, तो ये तो हम बता देते हैं। बस ये वोकेटिव और डिस्कोर्स मार्कर ये याद रख लीजिए, ठीक है। मसला क्लियर इजी? तो बस वोकेटिव किसे कहते हैं और डिस्कोर्स मार्कर किसे कहा जाता है उसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट स्टेटमेंट इन टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन टैग, बताइए। 3 तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, यस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, तो टाइम इससे लग रहा है कि आप थोड़ा सा, मुझे ग्रामर में आप थोड़ा वीक लग रहे हो, ठीक है, आप लग रहा है मुझे, चूँकि मुझे केमिस्ट्री में तो इतना मसला नहीं आता है, मतलब यहाँ हर चीज़ बतानी पड़ रही है मुझे। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं कन्फर्मेटिव, एक हमारे पास कहलाता है इंफॉर्मेटिव, और एक मेरे पास कहलाता है हमारे पास दिस इज टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग जिसको हम कहते हैं। कन्फर्मेटिव तो सिंपल बड़े जो हेल्पिंग वर्ब से या मोडेल से स्टार्ट होते हैं, दे आर कन्फर्मेटिव। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या मोडेल से स्टार्ट होते हैं, जैसे हैव यू ईटन डिनर, है ना, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, आर यू कमिंग, आर यू गोइंग। इसलिए मोडेल से कैन यू स्विम इन द वाटर, कैन यू हेल्प मी, मे आई पिक माई पेन, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। So these are confirmative. Informative starts with WH words. Where are you going? What's your name? How are you? How's the weather today? So these are informative. Tag question किससे कहते हैं? Tag question एक अलग टाइप का सवाल होता है, मतलब जिसमें एक स्टेटमेंट देते हैं, कॉमा, उसके बाद एक टैग क्वेश्चन होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। स्टेटमेंट देकर सवाल किया जाए, टैग किया जाए, क्वेश्चन की नीड ना हो। जैसे टुडे इज़ वेरी हॉट, इजंट इट, दिस इज टैग क्वेश्चन। आज बहुत गर्मी है, क्या नहीं है? स्टेटमेंट देकर सवाल, मतलब जवाब भी दे रहा हूँ और सवाल भी कर रहा हूँ। यू आर माई स्टूडेंट, आरंट यू, मतलब तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्या नहीं हो? इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड अ टैग क्वेश्चन। अक्सर देखा होगा आपने। शी इज योर टीचर, इजंट शी, वो तुम्हारी टीचर है, क्या नहीं है? दे आर नॉट वर्किंग नाउ, आर दे? आई एम नॉट एनॉइंग यू, एम आई? मतलब जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है ना, तो इंटरोगेटिव लिखते हैं,
और जब नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग अफर्मेटिव मतलब इंटरोगेटिव मतलब इजंट करके लिखते हैं, इंटरोगेटिव लिखते हैं, वरना हम नॉर्मली जस्ट नेगेटिव लिखते हैं, सॉरी डायरेक्ट इंटरोगेटिव लिखते हैं। आई एम नॉट ओराइंग यू, एम आई, अब देखो डायरेक्ट अफर्मेटिव आ गया क्योंकि सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव था। तो ये हमारे पास टैग क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये टैग होता है, ये तो स्टेटमेंट है, शुरू में स्टेटमेंट, उसके बाद कॉमा के बाद आपको टैग दिख रहा है। तो ये हमेशा देखो टैग क्वेश्चन से पहले भी कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट स्टेटमेंट इन टैग क्वेश्चन। स्टेटमेंट को हम लोग टैग से अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने, टुडे इज़ वेरी हॉट कॉमा इजंट इट, बोलते हैं ना ऐसे, तो कॉमा लाजमी आता है। कोई मसला? क्लियर? नेक्स्ट 8 है, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट नॉन एसेंशियल क्लॉज। कभी कभार कुछ हमारे पास नॉन एसेंशियल क्लॉज होता है सेंटेंस के अंदर, उसको भी अलग करने के लिए कॉमा से सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये 8वां यूज़ है कॉमा का। जैसे कि द एम्बुलेंस विच अराइव जस्ट आफ्टर 5 minutes टुक 3 people टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। एम्बुलेंस जो आई 5 मिनट के बाद वो 3 लोगों को अस्पताल फ़ौरन से ले गई। अब यहाँ देखो ये जो है ना 2 कॉमा के बीच में जो ये लिखा हुआ है, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज है। अगर जुमले में नहीं भी होता ना तो जुमले में फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। द एम्बुलेंस टुक 3 people टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हॉस्पिटल जो आई 5 मिनट के बाद, तो ये एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है। बताइए एक्सप्लेन कर रहा है पीछे कि उस एम्बुलेंस को कि जो आई, तो नॉन एसेंशियल क्लॉज को भी 2 कॉमा के बीच में लिखा जाता है। सलीम कॉमा हु इज़ माई स्टूडेंट कॉमा इज़ एब्सेंट टुडे, तो अब ये सलीम ही इज़ एब्सेंट टुडे ये भी कह सकते थे, लेकिन वो एक नॉन एसेंशियल क्लॉज बीच में आता है, तो दोनों 2 कॉमा लगा रहे होते हैं उसके अंदर। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये 8 यूजेजेस आर देयर। एक क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म में AINT, वो कहाँ है? एंट वो असल में होता है, ये अक्सर अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। जैसे इज़ नॉट है ना, इज़ नॉट को हम लोग कहते हैं इजंट। इस तरह से एम नॉट है तो एम नॉट को हम लोग बोलते हैं एमेंट। इस तरह से आर नॉट अगर है तो आर नॉट को हम लोग बोलते हैं आरंट। ठीक है, इजंट, एमेंट, आरंट। अब इसी को ना यूएस इंग्लिश में अमेरिकन ख़ास तौर पे इन यूएस स्लैंग के अंदर, यूएस इनफॉर्मल के अंदर, यूएस स्लैंग के अंदर, नॉट अ फॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग में मतलब उनके रैप सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं उन सब के अंदर, तो इन सारों को वो एंट कह देते हैं। जैसे आई एम नॉट गोइंग तो वो कहता है आई एंट गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग ही एंट गोइंग, यू आर नॉट गोइंग यू एंट गोइंग। तो एंट मतलब इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट को एंट कह देते हैं। तो ये अमेरिकन का बनाया हुआ है, स्लैंग वर्ड्स हैं इनके, वो शॉर्ट फॉर्म उन्होंने हर चीज़ की निकाली हुई है ना। तो जैसे एंट कहते हैं, यू एंट गो देयर, मतलब यू आर नॉट गोइंग देयर, दैट यू एंट कमिंग, तुम नहीं आ रहे, मतलब यू आर नॉट कमिंग, आई एंट कमिंग, इस तरह से बोलते हैं ना। तो वो इज़ नॉट, आई एम नॉट, आर नॉट को शॉर्ट कहते हैं। बट ये फिर वही बात है कि स्लैंग वर्ड्स हमारे पास नहीं आते, ये स्लैंग वर्ड्स हैं, ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, इनको टेस्ट में नहीं पूछा जाता कभी भी। हाँ, लेकिन मूवीज़ वगैरह में अक्सर सुनेंगे आप इसको। ठीक है, हम तो प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, जो रियली मतलब एक ब्यूरोक्रेट से या फिर जो बिजनेसमैन या फिर जो एक पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा होता है, वो इंग्लिश सीख रहे हैं। अब बाजारी इंग्लिश तो जो अंग्रेज़ बोलते हैं वो तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, वो इतने सारे चीज़ों को यूज़ कर गया। जैसे हम लोग उर्दू बोलते हैं, अब गालिब की उर्दू तो हम नहीं बोल सकते ना भाई, मिर्ज़ा गालिब जैसी उर्दू थोड़ी ना तुम बोल सकते हो, ना हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश है ये बिल्कुल वो प्रॉपर मिर्ज़ा गालिब वाली इंग्लिश आप कह सकते हैं, जिसमें हर एक चीज़ हम इस्तेमाल करें। अगर अंग्रेज़ भी उर्दू सीखेगा ना तो वो मिर्ज़ा गालिब वाली उर्दू सीखेगा, हमारी नहीं सीखेगा। अगर वो ग्रामर पढ़ के सीखेगा तो वो बोलेगा, आप बोलोगे यार ये क्या बात कर रहे हो, होता है कि अंग्रेज़ अजीब सी उर्दू बोल लेते हैं मुख्त वाले, जबकि वो हम भी नहीं बोलते। फिर हम उससे पूछो इसके मतलब क्या बताओ भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है कि जो अब अमेरिका यूएस में आप जाएंगे तो वो इंग्लिश ये थोड़ी ना बोलते हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वो तो बोले कि इतने लंबे जुमले क्यों बोलो, पागल वागल हो, 1913 से आए हो क्या तुम। वो तो ये बोले किस ज़माने के हो, इतने ज़माने, ये तो हमारे दादा परदादा लोग ऐसी इंग्लिश बोलते थे। चेंज हो गई ना हर चीज़, अरबी चेंज हो गई। जो अरबी आप कुरान पाक के अंदर पढ़ते हैं वो अरबी सऊदी अरब में नहीं बोली जाती है, वो पूरी दुनिया में कहीं वो अरबी नहीं बोले कुरान पाक की जो अरबी है। इसलिए आलम दीन जब सीख कर अरबी जाते हैं ना बस सऊदी अरब, तो वो जब वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं आपकी उर्दू अरबी बहुत खालिस है, मतलब बहुत पुरानी अरबी आप बोल रहे हैं। क्योंकि सीख कर इंसान जब बोलता है तो ग्रामेटिकल रूल से बोलता है, ऐसे ही है ना भाई। और जबकि जो लोग वहाँ पर होते हैं वो उस तरह से नहीं बोल रहे होते हैं, वो डिफरेंट बोलते हैं। ये रूल है, दुनिया भर का रूल है ये। हम जैसे उर्दू नहीं बोलते हैं कवायद के साथ, डिफरेंट उर्दू बोल रहे होते हैं, मिक्स करके इंग्लिश उर्दू मिलाकर, तो समझ ही नहीं पाएगा ना कोई ये बोल क्या रहा है ये बंदा। ठीक है, ठीक है, बस ये कॉमा के 8 इस्तेमालात हैं बेटा, इसको बिल्कुल याद रखना है जहन में कि 8 यूजेजेस क्या क्या। इतने मुश्किल नहीं है, आसान है, रिवाइज करते रहेंगे तो माइंड में आते रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है जिसको हम कहते हैं कॉलन। कॉलन का इस्तेमाल, कॉलन किसे कहते हैं? देखा है कॉलन आपने 2 डॉट्स है ना बेटा, इस तरह से होते हैं। कॉलन के ज़्यादा इस्तेमालात नहीं है, आई थिंक बस यही 3 यूजेजेस होंगे।
कॉलन को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये 3 ही यूजेस हैं, बहुत आसान। सबसे पहले कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे द 5 टाइप्स ऑफ नरेशन आर गिवन एज फॉलोज, उसके बाद 2 डॉट लगा लेते हैं, होता है ना भाई ऐसा, ठीक है। द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स विच आर गिवन एज फॉलोज, उसके बाद 2 डॉट्स लगा देते हैं। देखा है ना, सब कई जगह पर हर सब्जेक्ट में करते हैं। तो देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉलन, लीडरशिप, डिटर्मिनेशन एंड गोल। अब देखो यहाँ पर इसके बाद क्यों लगा दी कि लिस्ट इंट्रोड्यूस करने वाले थे। देयर आर 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, उसके बाद कॉलन लगा दिया, फिर लाइन से लिख दो 5 रिवर का नाम, या पंजाब में जो रिवर्स हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, कोई मसला। पहला बहुत आसान, इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता था। सेकंड, कॉलन इज ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच, डायलॉग्स वगैरह को। एक तो कॉमा यूज़ करते हैं ना हम लोग, मतलब जैसे ही लिखा हुआ है ना कि कॉमा की जगह पर, जैसे देन अली सेड, कॉमा की जगह पर आप लोग यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपने ड्रामा वगैरह में देखा होगा, डायलॉग्स जब लिखे होते हैं ना, अली, असलम, फरहान, तो उसमें इंग्लिश में उसके बाद जो है वो कॉलन लगा होता है। तो कॉमा की जगह पर जब हम डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में कुछ लिख रहे होते हैं तो हम उसमें कॉलन भी लगा सकते हैं, मतलब उसका डायलॉग है। यस, स्क्रिप्ट में कॉलन के बाद एक लाइन भी लगी होती है, एक लाइन कभी कभार लंबी से लगी होती है, वो होती है यस डैश, उसको हम कहते हैं, तो वो तो डैश कहलाता है। डैश एक लंबी लाइन होती है ऐसे करके, स्मॉल सी लाइन कॉलन के आगे। अच्छा, वो तो हेडिंग्स वगैरह डालने के लिए वो डिज़ाइन है हमारा। जैसे आइसोटोप लिख दिया, आइसोटोप, उसके बाद एक ये असल में यही होना चाहिए, कॉलन लग गया ना, दैट्स ओके, अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे लगा देते हैं, ये डिज़ाइन है हमारे पाकिस्तानियों का, वरना ऐसा ज़रूरत नहीं होती इसको लगाने की। किताबों में कभी नहीं देखोगे ऐसा लगा हुआ, बुक्स में भी तो हेडिंग होती है, कभी देखा ऐसे करके लगा, हेडिंग में डायरेक्ट होती है, लेकिन बस अंडरलाइन कर दो, ये लगाना ज़रूरी नहीं होता। ये हम लोग बचपन से सीखते हैं कि थोड़ा सा खूबसूरत बना दें ऐसे करके। ये डैश किसी काम की नहीं होती, ठीक है ना ही ये कॉलन किसी काम का होता है। कॉलन भी ना लगा, बस आइसोटोप लेके अंडरलाइन करें मार्कर से, डेफिनेशन शुरू करें, ऐसे ही करते हैं ना बड़े होके, पर छोटे में हम लोग इस तरह लगाते थे ऐसे, तो कुछ से गलत करते थे, बट अब तो सीख जाना चाहिए। नेक्स्ट, कॉलन इज यूज टू टेल रेशियो एंड टाइम, रेशियोज को टाइम को बताने के लिए। टाइम बताना हो तो 5 मतलब 7:23, 7:30, तो मिनट्स को आवर से सेपरेट करने के लिए रेशियोज में 3:1, 4:5 इसको। क्लियर है भाई? मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है, पता था आपको, तीनों यूजेज ही पता था कॉलन के इस्तेमाल। अब आते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का क्या यूज़ है? देखो बेटा, इसको मैं इतना पढ़ता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ क्या चीज़ इस्तेमाल होता है सेमी कॉलन का। हमने भी पढ़ा था कॉमा का इस्तेमाल कब करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर करते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे कि ही लाइक्स टू स्टडी मैथ्स कॉमा मैथ्स कॉमा फिजिक्स and chemistry, but I like to study whatever, जैसे बायोलॉजी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं सेंटेंस, ठीक है। He likes to study मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी। देखो, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आपको दिखा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज जिसको कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमा लगाते हैं, इससे पहले भी जो रूल बताया मैंने आपको कॉमा का, बट यहाँ पर इंटरनल कॉमास पहले ही इस्तेमाल हुए हैं। जब इंटरनल कॉमा पहले इस्तेमाल हो जाएंगे तो सूरत में क्या करेंगे, सेमी कॉलन यूज करेंगे। बस समझ में आ रही? तो ही लाइक्स टू स्टडी मैथ्स कॉमा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेमी कॉलन, बट आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी। तो चूंकि फिर उस सूरत में क्या होगा कि दैट्स वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, यहाँ पे भी कॉमा लगा देंगे, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सेमी कॉलन को ईजाद किया गया। तो दिस इज सेमी कॉलन, मतलब लाइक दैट सिंबल, समझ के बस ये एक ही यूज़ होता है सेमी कॉलन का, इसलिए बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम। तो आपने कभी किया भी नहीं होगा सवाल उसको। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, फिर कॉमा ही लगा देंगे ना फिर। अब जब यहाँ कॉमा ही नहीं होता, ही लाइक्स टू स्टडी मैथ्स कॉमा बट आई लाइक टू स्टडी बायोलॉजी, इंटरनल कॉमास ऑलरेडी यूज़ हो गए, तो फिर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, जो कि अब मजबूरी है हमारे पास। दोबारा कॉमा लगाएंगे तो कन्फ्यूजन होगी, तो ग्रामेटिशियंस ने सेमी कॉलन यूज़ ईजाद कर दिया, वरना इसलिए इसको इस तरह सवाल करते ही नहीं। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता इसका सवाल क्या है। अगर आप देखेंगे तो 99% बच्चे नहीं जानते इसको सवाल क्यों करते हैं, बस इसका यही एक इस्तेमाल है, देयर इज़ नो अदर यूज़ ऑफ सेमी कॉलन, ठीक है।
ये आप पता भी नहीं होगा आपको कि और इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। सर सिर्फ सीसी कंजंक्शंस के साथ, हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ इस्तेमाल करते हैं, यस। उसके अलावा कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग के साथ भी कर सकते हैं अगर उस उसी केस में आ गया तो वहाँ पे भी हो सकता है, मतलब क्लॉजेस को अलग करने के लिए। इंटरनल कॉमर्स जब भी यूज़ होंगे ना, पहले से हुए होंगे, तो फिर हम सेमी कॉलन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वो किसी भी तरह से बना लो। एपस्ट्रॉफी नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी बड़ा आसान है। एपस्ट्रॉफी तो देखा ही है ना, ऊपर जो कॉमा लगा हुआ होता है इस तरह से, रिवर्स कॉमा, सिंगल कॉमा ऊपर की साइड पे। कॉन्ट्रैक्शंस में इस्तेमाल करते हैं, बरमार कॉन्ट्रैक्शन की मैं पढ़ूंगा नहीं सारा, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। देखिए डोंट, कैंट, ये सब, तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लेना कौन कौन से हैं। सारे पता ही ना, ये तो मेजॉरिटी आपको पता ही होंगे, मोस्ट ऑफ देम। क्लियर है? यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पहला यूज़ तो ये कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर। एक वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा होगा वो स्क्रीन पे, तो जो वीडियो देखते हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मसला नेक्स्ट, एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू मेक प्लूरल्स ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। कभी कभार अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स के प्लूरल बनाने होते हैं तो फिर एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। जैसे अब्दुल रहमान गॉट ऑल एज इन फाइनल एग्जाम्स। अब जैसे अब हमारा तो नहीं होता है ना ये ए लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स में क्या होता है कैम्ब्रिज सिस्टम के अंदर, उसमें ये परसेंटेज का सिस्टम नहीं होता है, वो ग्रेडिंग्स होती है, ए बी, ए प्लस, इस तरह ए बी सी, इस तरह से कहते हैं ना। तो हर सब्जेक्ट के लिहाज से अलग अलग उनका रिजल्ट आता है। केमिस्ट्री का अलग होता है, मतलब एक साथ मिलाकर नहीं बताते हैं, जैसे हम लोग ना एक साथ परसेंटेज बताते हैं, A1 में आ गया, वो अलग अलग बताते हैं, इतने एज आए हैं, 5 एज हैं, 4 एज हैं, 3 एज हैं, अगर कभी पढ़ता है आपके कैम्ब्रिज सिस्टम में तो आपको पता होगा। तो अब्दुल रहमान गॉट ऑल एज इन फाइनल एग्जाम, उसने तमाम फाइनल एग्जाम में एज को सारे ए हासिल किए। तो ए का प्लूरल करना था तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। सिंगल अल्फ़ाबेट का प्लूरल जब भी हो जाएगा। इस तरह से नंबर्स के भी प्लूरल कर सकते हैं। आफरीदी हिट 10 6s एंड 12 4s इन दिस मैच। तो 6 और 4 नंबर के प्लूरल करने थे तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। तो नंबर्स और सिंगल अल्फ़ाबेट का प्लूरल जब भी बनाना होता है तो सूरत में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं। ये भी एक यूज़ है, 4s 6s जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिलोंगिंग को शो करने के लिए पोजेशन, ये तो पता ही है, असलम, सकरम्स, एहसन्स फादर हैज़ एग्रीड, मतलब फादर ऑफ एहसन। क्लियर है बात? एक और बात याद रखनी है, अगर नाम एस में एंड हो रहा होगा तो सूरत में हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि गैस लॉज होता है ना, बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ, पढ़ा है? ऐसे लिखते हैं, इसके बाद एस नहीं लगाते हैं, चार्ल्स लॉ नहीं कहते हैं उसको, एक एस लगता है उसके बाद एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि इसका नाम ही चार्ल्स था। तो जब नाम एस पे एंड हो रहा होता है तो उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देते हैं, एस नहीं लगाते। लेकिन बॉयल में क्यों लगाया? क्योंकि नाम एस में एंड नहीं हो रहा था। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अगर किसी का नाम ही एस में एंड हो रहा है तो बस एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ दो, क्योंकि दोबारा एस लगाओगे ना तो प्रोनाउंसिएशन अजीब से हो जाएगी। अब दोबारा एस लगाओगे उसको क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स, मतलब अजीब सा लगेगा ना ये, तो ये रूल होता है। एपोस्ट्रॉफी एस नॉर्मली लगाते हैं बिलोंगिंग के लिए, वरना किसी के नाम में एस पहले से लगा हुआ है तो उससे एपोस्ट्रॉफी। तो मसला क्लियर, ये बात समझ में आ गई? कोटेशन मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमास भी जिसको आप कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज़ होता है, ये यूज़ है इसका। जब भी रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं नरेशन के अंदर तो इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हैं। तो मसला ईजी। हाँ, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, दे बोथ आर सेम थिंग्स, दे बोथ आर सेम थिंग, वॉट एवर यू कैन यूज। हाइट का बताते हैं तो वो क्या होता है? हाइट का वो तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं ना, 5 फुट 11 इंच, एपोस्ट्रॉफी को यूज़ कर लेते हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं, तिरछे में यूज़ करते हैं, दिस इज आल्सो एपोस्ट्रॉफी, ऊपर जो कॉमा यूज़ कर रहे होते हैं हाइट को बताने के लिए, सेपरेट करने के लिए। यू आर राइट, 5'11", 5'10। तो मसला लास्ट, इसके बाद जस्ट आई थिंक होगा हाइफन है हमारे पास, फिर MCQs आ जाएंगे। हाइफन, अच्छा हाइफन किससे कहते हैं? एक सिंपल डैश, छोटा सा डैश एक होता है ना इसके, यस यस 42401, उसके बाद हैश, पूरा नहीं बोलूँगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ओके। तो हाइफन, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जिस चीज़ को सेपरेट आउट करने के लिए। 3 इंग्लिश के अंदर 3 यूजेजेस है। पहला, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स, मतलब यूज़ अ हाइफन फॉर क्रिएटिंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं ना, कंपाउंड नाउन जिसको हम कहते हैं, 2 वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड जब बनता है तो उसको फिर हम लोग उसमें हाइफन लगा रहे होते हैं। जैसे आई सॉ अ क्यूब शेप्ड कार्टन, तो क्यूब शेप दोनों मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं, तो ये एक ही वर्ड कंपाउंड वर्ड कहलाता है ना। इस तरह हिज एम इज़ टू बिकम कमांडर इन चीफ,
तो कमांडर इन चीफ के बीच में लगता है तो CNC जिसको हम कहते हैं आर्मी चीफ को। इस तरह आई नीड एन अप टू डेट बुक फॉर NMD कैट प्रिपरेशन, अप टू डेट में भी लगा होता है क्योंकि 3 अलग अलग वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना रहे होते हैं। नाउ डेज में भी डैश लगा होता है ना, ही इज़ वर्किंग हार्ड नाउ डेज, तो नाउ हाइफन फिर ए हाइफन फिर डेज। तो जब से मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर छोटे छोटे एक वर्ड बनाते तो हाइफन यूज़ करते हैं उनके बीच में। यूज़ अ हाइफन फॉर राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 21 to 99। नंबर जब लिखते हैं 21 से लेकर 99 तक जो नंबर लिखे जाते हैं बीच में हाइफन आता है 529, यहाँ पे भी आता है हाइफन, देखा होगा आपने। तो ये कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं बट होना चाहिए यहाँ पर हाइफन, अगर करेक्टली बात की जाए तो 92, 93, 91, 65, 66 कोई भी नंबर आप लिखना हाइफन आएगा दोनों के बीच में। यूज़ अ हाइफन फॉर राइटिंग फ्रैक्शंस, 2/3, 1/3, 1/4, 3/4 यूज़ होता है उसमें। 1/3 ऑफ द सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड। ठीक है, मसला क्लियर है। फ़ोन नंबर में 0300-2152272। ठीक है, तो जो कभी मैं अगर हाँ ओके, चूँकि अभी मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तो नीचे मैं एक पट्टी चला देता हूँ उसके अंदर। चूँकि जो PDFs होते हैं जो मैं नॉर्मली जो आपको देता हूँ तो वो तो मैं डायरेक्टली देता हूँ। कुछ आउटसाइडर्स आते हैं तो उनके लिए पेड PDFs होते हैं मेरे पास, तो उनके चार्जेस होते हैं। तो वो पे मैं नंबर चलाता हूँ उसमें 0300 करके फिर 2152272 ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी लिखते हैं। तो इस तरह से तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नंबर से ऑपरेट करने के लिए। नाउ यू कैन सी वो आस्क हाँ हाइफन यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वर्ड्स अगर इनकम्प्लीट हो जाते हैं एंड लाइन में तो हाइफन यूज़ करके अगले लाइन में जाते हैं। राइट, यस। लॉन्ग डैश इसलिए होता है, लॉन्ग डैश। लॉन्ग डैश, 2 डैश होते हैं। अच्छा, डैश एक ही होता है, समझ, लॉन्ग डैश नहीं होता। ये हाइफन है, हाइफन से एक लॉन्ग सा होता है जिसको हम लोग जो है ना डैश कहते हैं। दिस इज डैश। डैश हमारे पास बस हाइफन छोटा होता है और डैश थोड़ा बड़ा होता है। डैश का इस्तेमाल कुछ और है, ये सारे हाइफन के यूज़ बताएं। डैश का एक यूज़ होता है, मेन जो यूज़ हम डैश को कर रहे होते हैं ना, वो हम लोग किस लिए कर रहे होते हैं? इन अनफिनिश्ड वर्ड्स के लिए। अनफिनिश्ड वर्ड्स, इनकम्प्लीट वर्ड्स। जब डायलॉग कोई बोल रहा है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे शी सेड, उसने कहा आई विल नॉट, उसके बाद डैश, उसको किसी ने रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया, सामने वाले बंदे ने अपना डायलॉग दोबारा बोल दिया, तो उसके मतलब अनफिनिश्ड लाइन थी, उनके लबों पे ही रह गई वो लाइन, तो वो डैश लगाए थे। दैट इज़ कॉल्ड अ डैश। तो बस यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग अक्सर हाइफन यूज़ करते हैं, डैश यूज़ नहीं करते। डैश का इस्तेमाल बड़ा कम होता है, वो कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें डैश लंबी लगी होती है। सही है। तो और भी होते हैं चीज़ें, लेकिन मैं उतना बता रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है याद रखना ना। इतने आपके लिए मस्ट है कि आपके जहन में रहे। अगर आप MD कैट के लिए, E कैट के लिए आप होने वाले, अब कुछ MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं उसकी। Yes. एक्रोनियम का पूछना था कि जो फुल स्टॉप उसमें डॉट्स आते हैं तो हर फॉर्म में डॉट्स नहीं लगते, जैसे एक्रोनिम्स के अंदर जैसे MCQs ये ले लें तो इसके अंदर डॉट्स नहीं लगेंगे। डॉट्स मर्जी होती है, जैसे UN, अगर आपको USA लिखना है ना, आप USA ऐसे भी लिख सकते हैं, USA आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्रोनिम्स को, जो बोथ आर करेक्ट। अपनी चॉइस होती है, दोनों तरह से आप देखोगे USA लिखा हुआ, डॉट के साथ बिना डॉट के भी देखोगे।